नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th इतिहास के 5वें चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं आजीविका से संबंधित 100 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, अर्थव्यवस्था एवं आजीविका वाले चैप्टर से संबंधित यह हमारा पार्ट 3 वाला वीडियो है, जिसमें हमने टोटल 100 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है। इसके पहले मैंने इसी चैप्टर से संबंधित पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला वीडियो बना चुका है। अगर आपने अभी तक उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर से उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। उन दोनों वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को 260 तक मैं आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो बताऊंगा। दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले वीडियो को मिलाकर मैंने आप लोगों को टोटल 160 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुका है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 100 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा। उसके बाद आप लोगों का अर्थव्यवस्था एवं आजीविका से संबंधित जो चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अर्थव्यवस्था एवं आजीविका से संबंधित जो चैप्टर है उससे बनने वाले कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वो पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों को क्यों लाभ हुआ। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, कच्चे माल का निर्यात बंद हुआ, श्रमिकों की संख्या बढ़ी, युद्ध के ठेके मिले, या फिर कपड़ा उद्योग बंद हो गया। चारों में कौन सा राइट ऑप्शन होगा आप सभी बताएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखेंगे बाबू, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों को क्यों लाभ हुआ था, क्योंकि युद्ध के ठेके मिले थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युद्ध के दौरान उन्हें ठेके मिले थे। ठीक है, बहुत सारे वस्तुओं को बनाने का बाबू उन्हें ऑर्डर मिला था। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए 162 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें बोला गया है, प्रथम विश्व युद्ध में किस वस्तु की देश में और विदेश में मांग बढ़ गई। आप लोगों को उस वस्तु की नाम बताना है बाबू जिसकी मांग प्रथम विश्व युद्ध में देश और विदेश में बढ़ गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, मशीनरी, मोटा कपड़ा, कोयला या रबड़। आप लोग बताएंगे कि 162 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 162 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोटा कपड़ा। प्रथम विश्व युद्ध में मोटा कपड़ा वाले वस्तु की देश और विदेश दोनों जगह ही मांग बढ़ गई थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, मोटे कपड़ों की मांग हमारे देश में भी और साथ ही दूसरे देश में भी हो चुकी थी। ठीक है, तो बाबू यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, मोटा कपड़ा को प्रथम विश्व युद्ध में मोटा कपड़ा की मांग ही देश और विदेश में काफी बढ़ गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 163 नंबर सवाल में कहा गया है, 1929 से 33 की वैश्विक मंदी के दौरान किस वस्तु का मूल्य आधा हो गया था। आप सभी को उस वस्तु का नाम बताना है जिसका मूल्य आधा हो गया था 1929 से 33 की वैश्विक मंदी के दौरान। आपके सामने ऑप्शन है, इंजीनियरिंग उत्पाद, प्राथमिक सामग्री, पटसन या फिर सूती कपड़ा। तो बाबू 163 का हमारा करेक्ट आंसर होगा प्राथमिक सामग्री ना, प्राथमिक सामग्री वाले वस्तु का ही मूल्य आधा हो चुका था 1929 से 33 की वैश्विक मंदी के दौरान। तो राइट आंसर हमारा 163 का ऑप्शन नंबर बाबू बी होगा। ठीक है, आइए अगले नंबर के सवाल पर हम आते हैं।
इसमें बोला गया है 164 नंबर के सवाल में विश्वव्यापी मंदी के दौरान किस पर गहरा प्रभाव पड़ा? कृषि पर, व्यापार पर, उद्योग पर या शिक्षा पर? आपको बताना है बाबू कि किस पर गहरा प्रभाव विश्वव्यापी मंदी के दौरान पड़ा था। तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर होगा उद्योग पर ना। किस पर? तो उद्योग पर। जो कुटीर उद्योग थे उन उद्योगों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था विश्वव्यापी मंदी के दौरान। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। उद्योग छोटा हो या बड़ा हो उससे मतलब नहीं है। जब विश्वव्यापी मंदी बाबू जागृत हुई थी, जब विश्वव्यापी मंदी शुरू हुआ था तो उस समय उसका गहरा प्रभाव उद्योग पर ही पड़ा था, चाहे उद्योग छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, उन उद्योगों पर ही पड़ा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। ठीक है, ना ही कृषि पर, ना ही व्यापार पर और ना ही शिक्षा पर। नेक्स्ट प्रश्न है 165 नंबर में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस वस्तु की संपूर्ण मांग भारतीय मिलें पूरी कर रही थी? तो याद रखेंगे बाबू यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा 165 का सूती कपड़ा का। किसका? सूती कपड़ा का। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सूती कपड़ा वाले वस्तु की संपूर्ण मांग भारतीय मिलें पूरी कर रही थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सूती कपड़ा का निर्यात हमारे भारत देश से अन्य देशों में होता था। तो सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन से उद्योग नए थे? बाबू जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस युद्ध के दौरान भारत में कौन से उद्योग नए थे? आप सभी को उस उद्योग का नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग या फिर जूट उद्योग। तो 166 का राइट आंसर हमारा होगा इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। बाबू द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत देश में इंजीनियरिंग इंडस्ट्री वाले उद्योग बिल्कुल भी नहीं थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर हम बात करें कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग या फिर सीमेंट उद्योग का, तो ये सभी उद्योग बाबू द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमारे भारत देश में थे। तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, चलिए यहाँ पर 167 नंबर के सवाल पर हम बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत का मुख्य व्यापारिक साझेदार कौन बना? आपके सामने ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका या जर्मनी। आपको उस देश का नाम बताना है जो देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत का मुख्य व्यापारिक साझेदार बना था। तो बाबू यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा अमेरिका ना। अमेरिका आप लोग याद रखेंगे, अमेरिका देश ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत का मुख्य व्यापारिक साझेदार बना था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। ठीक है, 168 नंबर के सवाल पर आते हैं। देखिए अमेरिका क्या करता था बाबू कि अमेरिका उपयोगी वस्तुओं को भारत देश में भेजता था। जो भी वस्तुएं उपयोगी होती थी उन सभी वस्तुओं को हमारे भारत देश में निर्यात करता था और हमारे भारत देश के जो कच्चे माल होते थे उन कच्चे मालों को वो अपने देश में लाता था। यानी कि हमारे भारत देश से कच्चे मालों का निर्यात अमेरिका में होता था और इस प्रकार से भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक मामलों में साझेदारी होती थी। तो राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे अमेरिका को ना। चलिए अगले नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें मुन्ना कहा गया है युद्ध के बाद अमेरिका भारत से क्या मांगने लगा? युद्ध के बाद अमेरिका बाबू भारत से कच्चा माल मांगने लगा था। मैंने आपको अभी बताया कि अमेरिका उपयोगी वस्तुओं को भारत को देता था। जो भी उपयोगी वस्तुएं होते थे जो बाबू भारत में बहुत कम थे, भारत में उनकी बहुत ही कमी थी, उन वस्तुओं को वो भारत भेजता था और भारत से वो कच्चे माल प्राप्त करता था और उन कच्चे मालों से वो बाबू वस्तुओं को उत्पादित करता था, वस्तुओं का निर्माण करता था। ठीक है, अनेक प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन करता था। तो याद रखेंगे अमेरिका भारत से कच्चे माल को प्राप्त करता था और उस कच्चे माल के बदले वो अपने देश में उत्पादित उपयोगी वस्तुओं को भारत देश में निर्यात करता था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बाबू बी होगा, याद रखेंगे। युद्ध के बाद अमेरिका भारत से कच्चा माल मांगता था क्योंकि जितना कच्चा माल हमारे भारत देश में बाबू थे, जितना कच्चा माल हमारे भारत देश में उपलब्ध थे उतना कच्चा माल बिल्कुल भी अमेरिका में उपलब्ध नहीं थे बाबू। भारत ही नहीं
विश्व के हर एक भूभाग पर हर खनिज आपको नहीं मिलेगा, ठीक ना। जो खनिज बाबू अमेरिका में होगा, हो सकता है कि वो खनिज हमारे भारत देश में कम हो। जो खनिज हमारे भारत देश में है, हो सकता है कि वो खनिज बाबू अमेरिका में ना हो, जापान में ना हो सकता है सऊदी अरब में ना हो। तो बाबू हर एक भूभाग पर सभी खनिज बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। जिस भूभाग पर कोई खनिज अगर मिल रहा है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो खनिज हर एक भूभाग पर ही मिलेगा, ठीक है। तो बाबू इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से बाबू एक देश का दूसरे देश से साझेदारी होता है और व्यापार को आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। हमारे देश में जो नहीं है हम वो आपसे लेंगे और आपके देश में जो नहीं है वो आप हमसे ले लीजिए, ठीक है। और इसी तरीके से एक दूसरे देश के साथ साझेदारी होता है और उन दोनों देशों की आर्थिक जो व्यवस्था है वो बाबू सुधर पाती है और आगे बढ़ पाती है, ठीक है। आर्थिक विकास हो पाता है, ठीक है। अगर कोई सोचेगा देश कि हम अकेले ही संपन्न हो जाए, अकेले हम वृद्धि कर लें, तो काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि एक देश में सारा चीज़ मिल पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। हमारा भारत देश पूरे विश्व में एक ऐसा देश है बाबू जहाँ पर बाबू सारे प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, हर प्रकार की ऋतु पाई जाती है और साथ ही बाबू खनिज भी बहुत ही मात्रा में पाए जाते हैं, हर प्रकार के पाए जाते हैं। बहुत कुछ ही ऐसे खनिज होते हैं जो कि हमारे भारत देश की इस धरा पर पाए नहीं जाते। लेकिन अगर आप भारत देश को छोड़कर किसी अन्य देश पर जाइएगा, किसी अन्य देश में बाबू अगर आप जाइएगा तो वहां पर आपको बहुत कम ही खनिज मिलेंगे, ठीक है। बहुत कम मिलेंगे लेकिन ज़्यादा मिलेंगे। सभी खनिज बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, सभी प्रकार के खनिज दूसरे देशों में आपको नहीं मिलेंगे। कम ही खनिज मिलेंगे, कुछ ही खनिज मिलेंगे लेकिन वो ज़्यादा मात्रा मिलेंगे, ठीक है। जो खनिजों की बाबू जो गुण है, जो खनिजों का नाम है, वो कम मात्रा में मिलेंगे, ठीक है, लेकिन उनकी जो उपलब्धता होगी वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होगी। और ऐसी उपलब्धता हमारे भारत देश में कम है। भारत देश में कम इसलिए है बाबू क्योंकि हमारे भारत देश में हर प्रकार के ही खनिज पाई जाती है। कुछ ही ऐसे खनिज है जो कि हमारे भारत देश में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले नंबर के सवाल पर। इसीलिए बाबू बहुत सारे देशों ने हमारे भारत देश में आने का प्रयास किया था, हमारे भारत देश पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत देश से कई प्रकार के कच्चे माल को उपलब्ध करा सकता है और इन कच्चे मालों से हम वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, हम उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं और अपने व्यापार को चरमोत्कर्ष पर लेकर जा सकते हैं, ठीक है। और ब्रिटिश बाबू जो भी लोग थे, ब्रिटिश जो भी अंग्रेज थे, उन सभी को पता था कि भारत एक सोने की खान है, वहाँ सभी प्रकार के जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध है, वहाँ पर कच्चे माल की प्राप्ति आराम से हो जाता है और सस्ते मूल्य में ही हो जाता है और साथ ही साथ श्रमिक भी उद्योग को चलाने के लिए वहाँ पर मिल जाते हैं। इसलिए बाबू जो ब्रिटिश सरकार है उसने भारत पर आधिपत्य जमा लिया था, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं 169 नंबर के सवाल में। इसमें कहा गया है प्रथम विश्व युद्ध से पहले कौन सी कंपनियां भारत में व्यापार में पूंजी लगाती थी। तो याद रखेंगे बाबू इसका राइट आंसर हमारा होगा यूरोप की कंपनियां। यूरोप की कंपनियां ही प्रथम विश्व युद्ध से पहले भारत में व्यापार में पूंजी लगाती थी, पूंजी निवेश करती थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 170 नंबर के सवाल में आते हैं। तो इसमें कहा गया है यूरोपीय कंपनियां व्यापार में पूंजी किसके माध्यम से लगाती थी। व्यापार एजेंसियों के माध्यम से, बैंक के माध्यम से, भारतीय एजेंसियों के माध्यम से या फिर ब्रिटिश सरकार के माध्यम से। तो 170 का हमारा करेक्ट आंसर होगा व्यापार एजेंसियों के माध्यम से ना। याद रखेंगे व्यापार एजेंसियों के माध्यम से ही यूरोपीय कंपनियां व्यापार में पूंजी लगाती थी। तो राइट आंसर हमारा मुन्ना ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है वर्ड, यहाँ पर बोला गया है बर्ड हिगलर्स और जॉन स्किनर किससे संबंधित थे। स्टील उद्योग से, बैंकिंग क्षेत्र से, व्यापारिक एजेंसिया से या फिर रेलवे विभाग से। तो देखिए यहाँ पर हमारा इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यापारिक एजेंसिया से ना। बर्ड हिगलर्स और जॉन स्किनर बाबू संबंधित थी व्यापारिक एजेंसिया से। कहने का मतलब यह हुआ बाबू कि बर्ड हिगलर्स और जॉन स्किनर भी एक प्रकार की व्यापारिक एजेंसी ही थी, इसलिए हम इसको व्यापारिक एजेंसियों से जोड़ सकते
आते हैं। यह ना स्टील उद्योग है, ना ही बैंकिंग क्षेत्र है और ना ही रेलवे विभाग है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 171 का होगा। 172 नंबर के सवाल में कहा गया है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई। अगर पता है तो बताइए आप लोग, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो सही आंसर होगा 172 का हमारा 1895 ईस्वी में। ठीक है, सन 1895 में मुन्ना, सन 1895 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी हमारे भारत देश में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 173 नंबर सवाल में है इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी। सारे क्वेश्चन आपके किताब से ही पूछे गए हैं। आपके किताब का जो 5वां चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं आजीविका है उसी से संबंधित बाबू आपके क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। तो आप बताइए कि इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इंडियन बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था 1907 में ना, 1907 बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे 1907 ईस्वी में इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्योंकि हमें फटाफट 100 प्रश्न बाबू इसमें हमें आप लोगों को सोल्व कराने हैं। अगला प्रश्न है सेंट्रल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। बताइए तो सेंट्रल जो बैंक है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बाबू सेंट्रल बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1911 में। कब? 1911 में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, नहीं भूलेंगे आप लोग, 1911 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 175 नंबर के सवाल में कहा गया है बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना कब हुई थी। ये भी एक बैंक है, ठीक ना, इसका नाम है बैंक ऑफ मैसूर। आपको बताना है कि बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना कब हुई थी। तो सही आंसर 175 का हमारा 1913 होगा। सन 1913 ईस्वी में मुन्ना बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। इन चारों बैंकों में से देखिए, ये चारों बैंक नहीं है बाबू। ऊपर आपने जो भी बैंक देखा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और जो भी आपने बाबू ऊपर बैंक देखा, उन बैंकों की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था। तो बाबू वो क्या था, तो वो था बाबू भारतीय उद्योगों को सहायता देना, भारतीय उद्योगों को ऋण देना। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऋण देगा तो बाबू उद्योगों को सहायता मिलेगा, उसे हेल्प मिलेगा, बिजनेस को आगे बढ़ाने में काफ़ी उन्हें बाबू सुविधा मिलेगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। ठीक है, आइए अगले नंबर सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है भारत में सन 1850 से 1950 के बीच किस प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ। केवल हथकरघा उद्योग का, केवल कुटीर उद्योग का, भारी उद्योग जैसे वस्त्र, लौह, सीमेंट आदि का, या फिर केवल कृषि उद्योग का। तो बाबू मैं आप सभी को बता दूं कि भारत में सन 1850 से 1950 के बीच भारी उद्योगों का विकास हुआ था। भारी उद्योगों में आते हैं वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, सीमेंट उद्योग और साथ ही बाबू चूना उद्योग, चूना पत्थर उद्योग, ये सब भी आ जाएंगे, चीनी उद्योग भी आ जाएंगे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा ना। चलिए अगले नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है जमशेदपुर, सिंदरी, धनबाद, डालमिया नगर का संबंध किससे है। बताइए तो इन शहरों का जो संबंध है बाबू, इन शहरों का संबंध किससे है। कृषि उत्पादन से, व्यापारिक फैक्ट्रियों से, प्रशासनिक केंद्रों से, या फिर धार्मिक स्थलों से। तो 178 का राइट आंसर हमारा होगा व्यापारिक फैक्ट्रियों से। याद रखेंगे बाबू, जमशेदपुर, सिंदरी, धनबाद, डालमिया नगर आदि शहरों का संबंध व्यापारिक फैक्ट्रियों से था। तो सही आंसर 178 का ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा ना। 179 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें आप लोगों से कहा गया है औद्योगिकरण के कारण किस प्रकार के उद्योगों का पतन हुआ। आप लोग बताएंगे कि औद्योगिकरण की जब शुरुआत हुई थी, औद्योगिकरण का जब विकास हुआ था, तो बाबू औद्योगिकरण के विकास होने से किस प्रकार के उद्योगों का पतन हुआ था। कौन से उद्योग बाबू समाप्त हो चुके थे, कौन से उद्योगों का अस्तित्व खत्म हो चुका था। तो याद रखेंगे कुटीर एवं गृह उद्योग ना, कुटीर एवं गृह उद्योग औद्योगिकरण की प्रक्रिया में औद्योगिकरण के आ जाने से, औद्योगिकरण की क्रांति से बाबू कुटीर एवं गृह उद्योग सीमित हो चुके थे।
समाप्त हो चुके थे, लुप्त हो चुके थे। ठीक है, कुटीर एवं गृह उद्योग में उत्पादित होने वाले जो वस्तुएं थे उन वस्तुओं को अब खरीदने वाला कोई भी नहीं था। जब कोई भी वस्तु को खरीदेगा ही नहीं तो आप ही बताइए बाबू, कुटीर या गृह उद्योग में काम करने वाले जो लोग होंगे वो कैसे वस्तु का उत्पादन करेंगे? आप ही बताइए, वो नहीं उत्पादन कर सकते हैं। और वस्तुओं को उत्पादित करने के लिए, वस्तुओं को निर्मित करने के लिए उन्हें कच्चा माल की प्राप्ति करना होता था। तो कच्चा माल प्राप्त करने के लिए बाबू उन्हें ज़्यादा पैसा देना पड़ता था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जब था भारत में, जब ब्रिटिश सरकार का अधिपत्य हमारे भारत देश में था, तो बाबू ब्रिटिश सरकार ने कच्चे माल को काफ़ी महंगा कर दिया था। कुटीर एवं गृह उद्योग से संबंधित जो व्यापारी थे वो जब कच्चा माल खरीदने के लिए जाते थे तो कच्चा माल उन्हें बहुत ही महंगे दामों पर दिए जाते थे। तो बाबू आप ही बताइए, अगर कोई व्यक्ति कच्चा माल महंगे दामों पर खरीदे और उस कच्चे माल से वस्तु का निर्माण करे, अपना श्रम देकर, अपना समय देकर, अपना मेहनत देकर, तो और फिर उसे बेचे बाबू सस्ते दामों पर, कच्चा माल खरीदा महंगे दामों पर और उसे बेचे सस्ते दामों पर, तो आप ही बताइए उसे क्या मुनाफा होगा, उसे क्या फायदा होगा? वो अपना जीविका कैसे चलाएगा? वो अपने परिवार का जीवन निर्वाह कैसे करेगा? तो ऐसी स्थिति में कुटीर एवं जो गृह उद्योग थे वो बाबू बंद हो चुके थे। बस गाँव में ये जो उद्योग थे वो फल फूल रहे थे, क्योंकि गाँव के लोग कुटीर एवं गृह उद्योग में बनने वाले वस्तुओं को खरीदते थे, इन वस्तुओं का वो उपयोग करते थे, इसलिए ये उद्योग बाबू गाँवों में ही फल फूल रहे थे। लेकिन शहरों से इनका अस्तित्व खत्म हो गया था, शहरों में इनका विकास बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था औद्योगिकरण के कारण उत्पन्न होने वाले मशीनों के आगे। ठीक है, तो सही आंसर 179 का हमारा मुन्ना ऑप्शन नंबर बी होगा ना, याद रखेंगे। चलिए 180 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है हाथ से बने माल का क्या प्रभाव पड़ा? माल का मतलब वस्तु ना, माल का मतलब क्या बाबू? वस्तु। माल थोड़ा खराब शब्द लगता है, यहाँ पर वस्तु हम लोग ले लेंगे। ठीक है, हाथ से बने वस्तुओं का क्या प्रभाव पड़ा? तो कोई भी नहीं खरीदा। ठीक है, कोई भी खरीदता नहीं था। हाथ से बने हुए जो वस्तुएं होते थे, जो बाबू उत्पाद होते थे, वो काफ़ी महंगे होते थे। मशीनों से बनने वाले जो वस्तुएं होते थे, जो उत्पाद होते थे, वो बाबू हाथ से बनने वाले वस्तुओं की अपेक्षा काफ़ी सुंदर भी होते थे, टिकाऊ भी होते थे और साथ ही साथ बाबू सस्ते भी होते थे। तो आप ही बताइए, एक व्यक्ति हाथ से बनाकर, एक व्यापारी हाथ से बनाकर वस्तु आपको बेच रहा है महंगे दाम पर, और वो वस्तु बिल्कुल भी उतना सुंदर नहीं है जितना कि मशीन से उत्पादित होने वाला वस्तु है। तो आप किसे खरीदना पसंद करिएगा? आप ही बताइए। आप बाबू मशीन से उत्पादित होने वाले वस्तु को ही ना खरीदना पसंद कीजिएगा। तो आप ही बताइए, जब आप मशीन से उत्पादित होने वाले वस्तु को खरीदिएगा तो फिर कुटीर एवं गृह उद्योग से संबंधित वस्तुएं नहीं बिकेंगी, और जब नहीं बिकेंगी तो अंत में उस व्यापार को बंद करना ही पड़ जाएगा। तो यहाँ पर बाबू हमारा सही आंसर हो जाएगा अधिक मांग। अधिक मांग नहीं, हाथ से बने माल का क्या प्रभाव पड़ा ना? तो महंगा पड़ने लगा और बिक्री घट गई, महंगा पड़ने लगा और बिक्री घट गई। 180 का राइट आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर डी होगा। महंगा पड़ने लगा, पहले ही से महंगा था, और बाद में जब ब्रिटिश सरकार ने, जब अंग्रेजों ने कच्चा माल बाबू जब महंगा कर दिया था, जब भारत के आर्थिक व्यवस्था पर उनका अधिकार हो चुका था, तो बाबू जब कच्चे माल में काफ़ी दोस्तों कच्चे माल के मूल्य में जब वृद्धि कर दी गई थी, जब व्यापारियों को, कुटीर एवं गृह उद्योग से जुड़े व्यापारियों को कच्चे माल खरीदने के लिए ज़्यादा मूल्य देना पड़ता था, ज़्यादा राशि पे करना पड़ता था, तो बाबू वो क्या करते थे कि कच्चे माल से बनने वाले वस्तुओं को महंगे दाम पर बेचते थे। तो महंगे दाम पर जब बेचते थे तो कोई भी उसे खरीदता नहीं था, कोई भी उसे लेने के लिए तैयार नहीं होता था। क्यों नहीं होता था तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि सस्ते दामों पर ही उससे अच्छे अच्छे वस्तुएं मिल जाते थे। किसके कारण? तो मशीनों से उत्पादित होने वाले वस्तुओं के कारण। ठीक है, औद्योगिक क्रिया के कारण। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आइए यहाँ पर बढ़ते हैं बाबू। इसमें कहा गया है औद्योगिकरण के कारण इंग्लैंड में किस वर्ग को तबाही झेलनी पड़ी? किसान वर्ग को, व्यापारी वर्ग को, पुराने बुनकर को, या नौकरशाह वर्ग को? तो याद रखेंगे बाबू, औद्योगिकरण के कारण इंग्लैंड में जिस वर्ग को तबाही झेलनी पड़ी थी उस वर्ग का नाम है किसान वर्ग। क्या नाम है? किसान वर्ग। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा किसान वर्ग नहीं, पुराने बुनकर। पुराने बुनकर होगा, पुराने बुनकर, पुराने बुनकर ना, जो बाबू गृह उद्योग और कुटीर उद्योग से संबंधित व्यापारी थे, बुनकर थे, शिल्पकार थे, वास्तुकला वाले बाबू कलाकार थे, उन सभी को ही तबाही झेलनी पड़ी थी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। 182 नंबर के सवाल में
आए तो इसमें कहा गया है भारत के किन शिल्प केंद्रों पर औद्योगिकरण का बुरा प्रभाव पड़ा। बताइए तो, बताइए बाबू, भारत के किन शिल्प केंद्रों पर औद्योगिकरण का बुरा प्रभाव पड़ा था। तो याद रखेंगे ढाका, मुर्शिदाबाद और सूरत, यही होगा जी, यही होगा, कोई और होगा? हाँ यही होगा, ढाका, मुर्शिदाबाद और सूरत, हाँ यही होगा, यही होगा ना। इन शहरों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था बाबू, ठीक ना, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा। औद्योगिकरण का बहुत ही बुरा प्रभाव इन शहरों पर पड़ा था। अगला प्रश्न है औद्योगिकरण के कारण शिल्पकारों ने कौन सा पेशा अपनाया। तो याद रखेंगे बाबू खेती का ना, खेती का पेशा अपनाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जिस शिल्पकार, वास्तुकार और बाबू जो भी मतलब छोटे मोटे कलाकार थे उनके पास अगर खेत था तो बाबू वो खेती करने लग गए थे। जिनके पास खेत नहीं था वो शहर चले आए थे, अपने गाँव के निकटवर्ती जो शहर था उस शहर में आकर बाबू वो मजदूर के भांति मजदूरी करने लग गए थे, क्योंकि उन्हें अपने परिवार को जिलाना है, अपना पेट चलाना है, किसी भी तरीके से अपना जीवन निर्वाह करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे काम के मिलते हैं, बिना काम के तो पैसा मिलेगा नहीं। आज जब पैसा नहीं मिलेगा तो फिर बिल्कुल भी अर्थोपार्जन होगा नहीं, और बिना अर्थोपार्जन के जीविका नहीं चल सकती। तो याद रखेंगे बाबू, जिन शिल्पकारों, वास्तुकारों और बाबू छोटे मोटे कलाकारों के पास, छोटे मोटे जो भी मतलब है बाबू कुटीर उद्योग से संबंधित व्यापारी थे उनके पास खेत था, तो वो खेत में काम करके क्या करते थे, अपनी जीविका चलाते थे। जिनके पास खेत नहीं था या जिन्होंने भी अपना खेत जमींदारों को बेच दिया था वे लोग बाबू मजबूर होकर कहाँ चले गए थे, तो शहरों में काम करने चले गए थे। और काम करने जब शहरों में चले गए थे बाबू तो वहाँ पर उन्हें मजदूरी बहुत ही कम मिलती थी। उन्हें मजदूरी बाबू जीवन निर्वाह योग्य से भी बहुत ही कम मिलती थी, जिससे उनका जीवन बहुत ही बाबू नरक के समान बन जाता था। ठीक है, वो घुट घुट कर जीते थे, लेकिन मजबूरी में जीते थे। जीते इसलिए थे क्योंकि जब वही मर जाएंगे तो उनके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा, उनके परिवार को कौन जिलाएगा, आप ही बताइए। उनका परिवार किसके सहारे जिएगा, तो वो मर भी नहीं सकते थे, मजबूरी था कि वो मर नहीं सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से बाबू आज से कई साल पहले, आज से सैकड़ों वर्ष पहले हमारे भारत देश के कृषकों ने, हमारे भारत देश के मजदूरों ने, हमारे भारत देश के कुटीर एवं गृह उद्योग से संबंधित व्यापारियों ने बाबू जो दुख है वो झेला है, जो संकट है वो बाबू उन संकटों से उन्होंने गुजरा है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा बाबू खेती होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बोला गया है भारत में कृषि एवं उद्योग के बीच किसका संतुलन नष्ट हुआ। तो याद रखेंगे बाबू, यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 184 का वो हो जाएगा संतुलन का ना, संतुलन का। भारत में कृषि एवं उद्योग के बीच किसका संतुलन नष्ट हुआ, तो बाबू यहाँ पर हमारा सही आंसर संतुलन ही होगा। हाँ संतुलन होगा। कृषि और उद्योग के बीच का जो संतुलन था ना बाबू, कृषि एवं उद्योग के बीच का जो संतुलन था वो बाबू नष्ट हो चुका था ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है उपनिवेशवाद की होड़ किस कारण शुरू हुई। बताइए तो, उपनिवेशवाद की जो होड़ है वो किस कारण शुरू हुई थी, तो औद्योगिक उत्पादन की अधिकता के कारण। किसके कारण है, औद्योगिक उत्पादन की अधिकता के कारण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जब औद्योगिकरण के कारण बाबू उत्पादन होने लगा वस्तुओं का, जब वस्तुओं की मांग देश और विदेशों में पूरा बढ़ गया था, तो बाबू उस समय जो ब्रिटिश जो भी लोग थे, जो भी अंग्रेज थे, उन्होंने सोचा कि हम कच्चे माल प्राप्त करने के लिए हम क्या करें कि देशों को अपना उपनिवेश बनाएं। जो भी कमजोर देश हैं, जिन देशों में बिल्कुल भी एकता नहीं है, जिन देशों में बिल्कुल भी राष्ट्रवाद की भावना नहीं है, उन देशों को हम अपना उपनिवेश बनाएं, क्योंकि उन देशों से हमें कच्चा माल मिल सकता है सस्ते दामों पर, सस्ते दामों पर, कम मूल्य पर हमें वहाँ से कच्चा माल मिल जाएगा। क्योंकि बिना कच्चा माल के बिल्कुल भी बाबू उत्पादन नहीं हो सकता है, बिना कच्चा माल के वस्तुओं का निर्माण मशीनों द्वारा नहीं हो सकता है। तो बाबू जब मांग बढ़ गया था औद्योगिकरण के कारण, जब वस्तुओं का मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गया था, तो बाबू जो भी मतलब ब्रिटिश क्षेत्र से संबंधित जो भी अंग्रेज थे, जो भी लोग थे, ब्रिटेन के जो भी लोग थे, जो भी व्यापारी थे, उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज ने क्या किया कि बाबू अपने आसपास के देशों पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। ठीक है, और वही एक अधिकार उन्होंने भारत देश पर भी जमाया था, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत एक सोने की चिड़िया है, भारत एक
संपन्न एवं समृद्ध देश है, वहाँ पर बहुत से संपदाएं वहाँ पर बाबू उपस्थित है। उन्हें पता था, उन्हें यह भी पता था कि वहाँ पर श्रमिक भी आसानी से मिल सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर कच्चा माल भी आसानी से मिल सकता है और हम वहाँ पर अधिपत्य भी अपना जमा सकते हैं। और उन्होंने वही किया भी। वो भारत देश में आए व्यापार करने के उद्देश्य से। व्यापार करने के उद्देश्य से जो अंग्रेज थे वो भारत देश में प्रवेश किए और भारत देश में प्रवेश करके दोस्तों उन्होंने धीरे धीरे यहीं पर अपना अधिपत्य जमा लिया। यहीं पर बाबू उन्होंने अपना अधिपत्य जमा कर भारत देश के अर्थव्यवस्था पर अपना कब्जा कर भारत देश के राजनीति के क्षेत्र पर अपना कब्जा कर इस पर अपना एक साम्राज्य स्थापित कर दिया, जिसके कारण हमारा जो भारत देश था वो बाबू ब्रिटेन सरकार का उपनिवेश बन चुका था। और इस प्रकार से उपनिवेशवाद की जो प्रक्रिया है वो बाबू शुरू हुई थी। उपनिवेशवाद का जो क्रम है वो बाबू चलने लग गया था। ठीक है, जब हमारा भारत देश ब्रिटेन का उपनिवेश बन चुका था तो ब्रिटेन के लिए बहुत ही आसान हो चुका था माल का बाबू आयात और निर्यात करने में। वो क्या करते थे कि कच्चे माल का निर्यात अपने देश में करते थे और अपने देश में उत्पादित होने वाले वस्तुओं का बाबू निर्यात भारत देश में करते थे, क्योंकि भारत देश में ब्रिटेन में बनने वाले जो भी वस्त्र या वस्तु होते थे बाबू उन्हें महंगे दामों पर बेचा जाता था और वहां से जो बाबू लाभ प्राप्त होते थे, जो भी मूल्य प्राप्त होता था, उनसे ब्रिटेन के लोगों को, ब्रिटेन के सरकार को काफी दोस्तों मुनाफा मिलता था। ठीक है, तो सही आंसर 185 का आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। जो भी है मैं आप लोगों को समझा कर बता रहा हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन ना रहे ना। चलिए 186 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है मुन्ना, उपनिवेशवाद में किस प्रकार का नियंत्रण स्थापित होता है? बताइए तो उपनिवेशवाद में किस प्रकार का नियंत्रण स्थापित होता है? तो याद रखेंगे बाबू, उपनिवेशवाद में केवल और केवल आर्थिक नियंत्रण ही स्थापित होता है, ना कि राजनीतिक। कौन सा नियंत्रण? तो आर्थिक है। 186 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल आर्थिक, राजनीतिक बिल्कुल भी नहीं। अगर राजनीतिक अगर बाबू हो जाएगा ना नियंत्रण स्थापित किसी देश में, किसी देश के द्वारा, अगर किसी देश में किसी अन्य देश के द्वारा वहाँ के आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ बाबू वहाँ पर अगर राजनीतिक व्यवस्था पर भी नियंत्रण हो जाता है तो उसी को बाबू कहा जाता है साम्राज्य। क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है साम्राज्य और यह प्रक्रिया साम्राज्यवाद कहलाती है। ठीक है, भारत देश में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने सबसे पहले भारत देश में क्या किया? तो बाबू भारत देश के अर्थव्यवस्था पर अपना कब्जा किया। भारत देश के आर्थिक जो भी बाबू स्थिति थी उस आर्थिक स्थितियों को अपने अनुकूल किया। ठीक है, यानी कि अर्थव्यवस्था को अपने अधीन किया। तो जब भी कोई देश किसी देश के अर्थव्यवस्था को अपने अधीन कर देता है, उस देश की जो आर्थिक क्रिया है, जो आर्थिक संचालन है वो उस देश के अनुसार चलती है, तो कहा जाता है कि वो देश उस देश का उपनिवेश है। लेकिन जब बाबू कोई देश किसी देश के आर्थिक व्यवस्था पर कब्जा करने के साथ साथ उस देश में अपना राजनीतिक व्यवस्था भी कायम कर लेता है, अपना राजनीतिक व्यवस्था भी वहाँ पर दोस्तों फैला देता है, यानी कि अपना नियम कानून भी बना देता है और उस नियम और कानून को उस देश के लोग मानने भी लग जाते हैं, तो कहा जाता है कि उसका एक साम्राज्य बन गया ना। उसी को कहा जाता है साम्राज्यवाद। ठीक है, समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। तो याद रखेंगे केवल आर्थिक है, उपनिवेशवाद में केवल आर्थिक है। आज साम्राज्यवाद में अगर प्रश्न आएगा कि साम्राज्यवाद में, तो बाबू आप हालाना, अगर प्रश्न आएगा कि साम्राज्यवाद में किस प्रकार का नियंत्रण स्थापित होता है, तो आप लोग बताना राजनीतिक और आर्थिक दोनों ना। साम्राज्यवाद में राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही होगा, सांस्कृतिक और धार्मिक नहीं होगा। ठीक है, चलिए 187 नंबर के सवाल में आते हैं। बोला गया है साम्राज्यवाद में क्या होता है? तो आइए गया बाबू, मैंने बताया आप लोगों को साम्राज्यवाद में आर्थिक और राजनीतिक दोनों होता है। ठीक है, किसी देश के द्वारा दूसरे देश पर वहाँ के आर्थिक और राजनीति के जो चीज़ें होते हैं वहाँ पर बाबू नियंत्रण हो जाता है उस देश के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें आप लोगों से कहा गया है भारत में उद्योगों में पूंजी लगाने वाले उद्योगपतियों को क्या कहा गया? तो पूंजीपति, भारत में उद्योगों में पूंजी लगाने वाले जो उद्योगपति थे उन्हें पूंजीपति कहा गया था। क्या कहा गया था बाबू? पूंजीपति। जो भी भारत के उद्योगपति पूंजी लगाए थे उन्हें कहा गया पूंजीपति वर्ग, और जिनके पास पूंजी नहीं था, जो बिल्कुल भी उद्योग में पूंजी नहीं लगा पाए थे, उन्हें कहा गया था बाबू मध्यम वर्ग ना।
और जिनके पास बाबू पूंजी ना के बराबर था, जिनके पास बाबू अपना पेट चलाने के लिए कोई साधन नहीं था, जो मजदूर के तरह काम करते थे, किसान की तरह काम करते थे, उन्हें कहा गया बाबू मजदूर वर्ग। याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण के फलस्वरूप किन किन वर्गों का उदय हुआ। औद्योगिकरण के फलस्वरूप बाबू उदय हुआ था बुर्जुआ का, पूंजीपति का और मजदूर का। पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग मैंने बताइए दिया। बुर्जुआ को ही बाबू कहा जाता है मध्यम वर्ग ना, जो मध्यम वर्ग वाले जो भी लोग होते हैं उन्हीं को कहा जाता है बुर्जुआ वर्ग। याद रखेंगे, तो याद रखेंगे औद्योगिकरण के फलस्वरूप बुर्जुआ, पूंजीपति और मजदूर, इन तीनों वर्गों का उदय हुआ था। तो राइट आंसर 189 का मुन्ना हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अगले नंबर के सवाल पर आते हैं। बोला गया है औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ। औपनिवेशिक कहने का मतलब, औपनिवेशिक कहने का मतलब बाबू जो देश किसी देश के उपनिवेश होता है, जो देश जो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, जब कोई देश किसी देश को अपना उपनिवेश बना कर रखता है वो देश ही, ठीक है, जब कोई देश किसी देश को अपना उपनिवेश बनाकर रखता है तो वो देश ही उस देश का औपनिवेशिक कहलाता है, ठीक है। जिसने उपनिवेश बनाया है उसकी हम बात कर रहे हैं, जो उपनिवेश बना है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जिस देश ने किसी देश को अपना उपनिवेश बनाया है वही देश बाबू औपनिवेशिक कहलाता है, औपनिवेशिक देश कहलाता है। और जो देश जिस देश का गुलाम बना है, जो देश जिस देश के अधीन है, उसे कहा जाता है उपनिवेश देश, ठीक है। उपनिवेश और औपनिवेश में यही अंतर होता है, तो याद रखेंगे। तो बाबू इसमें कहा गया है औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ भारत में किस वर्ग ने सक्रिय भूमिका निभाई। तो याद रखेंगे मजदूर वर्ग ने। किसने? मजदूर वर्ग ने, क्योंकि मजदूर वर्ग के लोग काफी परेशान हो चुके थे औपनिवेशिक शोषण के कारण। औपनिवेशिक शोषण के कारण, मनमानी बाबू नियमों के कारण वो इतना ज्यादा परेशान हो चुके थे कि बाबू उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही जर्जर हो चुकी थी, वो मरने के लिए बाद हो चुके थे। इसीलिए उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया था, उन्होंने बाबू क्रांति लाना शुरू कर दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 190 का। मरने के लिए मजबूर हो ही गए हैं तो क्यों ना हम आंदोलन करके, क्यों ना हम अपने हक की लड़ाई लड़ के हम मरे। जब मरना ही है तो हम अपने हक की लड़ाई अपने हक की लड़ाई के लिए मरेंगे, ठीक है। ऐसे बिल्कुल भी अपना जान हम नहीं गवाएंगे। अगर हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए लड़ेंगे तो हम शहीद कहलाएंगे। इस देश के शहीदों में हमारा नाम भी आएगा, वरना ऐसे तो आ जाएगा सुसाइड वाला में, ठीक है, आत्महत्या वाला में हमारा नाम आ जाएगा ऐसे। तो यही पहले के लोगों में बाबू विचार होता था कि जब मरना ही है तो हम अपने देश के लिए मरेंगे, देश के लिए लड़कर मरेंगे। अगला है बाबू यहाँ पर 191 नंबर में, भारत में किसके आने से फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। बताइए तो, भारत में किसके आने से फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। फैक्ट्री मजदूर वर्ग कहने का मतलब जो मजदूर फैक्ट्री या बाबू कारखानों में जाकर काम करते हैं उन्हीं को कहा जाता है फैक्ट्री मजदूर वर्ग, ठीक है। तो याद रखेंगे बाबू औद्योगिकरण ना, 191 का राइट आंसर होगा औद्योगिकरण। भारत में औद्योगिकरण की क्रिया आने से फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म हुआ था, क्योंकि फैक्ट्रियों में बहुत सारे मजदूर काम करने के लिए जाते थे, अपना जीविका चलाने के लिए जाते थे जब भारत देश में फैक्ट्री और कारखानों की स्थापना हो गई थी। तो सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा। 192 नंबर सवाल में पूछा गया है, प्रारंभिक समय में मजदूर भारत में किस स्थान पर कार्य करते थे। तो याद रखेंगे बाबू चाय, कॉफी और रबड़ के बागानों में, यानी कि बागान वाले, ठीक है, बागान वाले क्षेत्रों में वो कार्य करते थे प्रारंभिक समय में। औद्योगिकरण के पहले, जब औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं थी, जब औद्योगिकरण बिल्कुल भी नहीं बाबू आया था हमारे भारत देश में, जब मशीनों का निर्माण नहीं हो पाया था, मशीनों के कारण वस्तुएं जब उत्पादित नहीं होती थी, तो बाबू उससे पहले यानी कि उसी समय जब नहीं होती थी, तो उसी समय बाबू जो प्रारंभिक के समय में मजदूर होते थे वो क्या करते थे कि बागानों में काम करते थे, ठीक है। व्यापारिक फसलों का वो व्यापार करते थे। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। व्यापारिक फसलों को आप लोग नकदी फसल भी कह सकते हैं। तो 192 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, फैक्ट्री मजदूरों का जीवन कैसा था। तो बाबू याद रखेंगे निम्न स्तर का और शोषणपूर्ण। फैक्ट्री मजदूरों का जीवन बहुत ही बाबू दयनीय था, बहुत ही खराब था और बहुत ही जर्जर स्थिति वाला था। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा होगा निम्न स्तर का और शोषणपूर्ण। लोग बहुत ही ज्यादा समय तक मजदूरों से काम कराते थे, कोई भी समय की सीमा नहीं
निश्चित नहीं थी और उनकी मजदूरी भी निश्चित नहीं थी। मनमाना बाबू मजदूरी दिया जाता था और मनमाना जो काम है वो करवाया जाता था। कभी काम 12 घंटे करवाया जाता था, कभी काम 14 घंटे, कभी काम 16 घंटे, ठीक है, 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे तो छोड़ ही दीजिए, 10 घंटा पारी काम मजदूरों से करवाया जाता था, जो कि एक मजदूर के लिए बहुत ही दोस्तों समझ जाइए कि उसके अधिकारों का एक हनन है। ठीक है, कोई भी मजदूर अगर एक दिन में 10-12 घंटा काम करेगा तो बाबू वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा, या फिर उसकी जो जीवन होगी वो ज़्यादा समय तक चल नहीं पाएगी, क्योंकि शरीर भी एक मशीन है। और जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं वो गरीब होते हैं, जितना अपने शरीर से काम करते हैं उतना बाबू वो बिल्कुल भी भोजन अपने शरीर में डाल नहीं सकते, जिससे कि उनका शरीर स्वस्थ बना रह सके। ठीक है, तो इससे जो मजदूर वर्ग के लोग थे, फैक्ट्री मजदूर के जो लोग थे, वो काफ़ी बाबू असंतुष्ट हो चुके थे, काफ़ी असंतोष बाबू वो महसूस कर रहे थे। तो हमारा सही आंसर 193 का बी होगा, याद रखेंगे। चलिए, 194 नंबर के सवाल में पूछा गया है, असलम पद्धति का आरंभ किस कारण हुआ। असलम पद्धति का आरंभ जो है बाबू वो हुआ था औद्योगिकरण के कारण। किसके कारण? औद्योगिकरण के कारण। तो राइट आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर सी होगा। 195 नंबर सवाल में आए तो कहा गया है, मजदूर किस प्रकार के घरों में रहने को बाध्य थे। तो याद रखेंगे बाबू, झोपड़ियों में, झोपड़ी या जो भी मतलब कि ऐसे कमरे थे जहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, जैसे कि शौच की सुविधा, नहा स्नान की सुविधा, खाना बनाने की सुविधा। ठीक है, ऐसी कोई भी सुविधा बाबू जिस मकान में नहीं थी, उस मकान में रहने के लिए मजदूर वर्ग के लोग बाध्य थे, मजबूर थे, क्योंकि कैसे भी अपना जीवन निर्वाह करना है, दिन काटना है। तो राइट आंसर होगा बाबू यहाँ पर झोपड़ियों में, विशाल मकानों, सुविधा युक्त अपार्टमेंट्स में, सरकारी कॉलोनियों में। इसको भूल जाइए, झोपड़ियों में ना, वो भी वैसी झोपड़ी जिस झोपड़ी में कोई भी सुविधा नहीं थी। ठीक है, जो भी मूलभूत सुविधा होती है कि घर में, जैसे कि स्नान करना, शौच करना, शौच करने के लिए बाबू जो भी रहता है रूम वूम, शौचालय जो होता है, वो सब बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं थे। और ऐसी स्थिति में रहकर मजदूरों का अपना जीवन यापन करना होता था। ठीक है, और बेचारे करते भी थे, क्या करें, लौट कर वो गाँव भी वापस नहीं जा सकते थे। अगर लौट कर गाँव वापस जाएंगे तो वहाँ पर कुटीर उद्योग तो चलेगा नहीं, क्योंकि लौट कर जब गांव वापस जाएंगे या कुटीर उद्योग को जब वो स्टार्ट करेंगे तो कुटीर उद्योग में उत्पादित होने वाली वस्तुओं को बहुत ही कम ही लोग खरीदेंगे और उससे उनका गुजारा बिल्कुल भी हो नहीं पाएगा। तो जो मैं समझाना चाहता हूं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आइए फटाफट चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है, मजदूरों ने किस कारण से वर्ग संघर्ष शुरू किया। तो याद रखेंगे, पूंजीपतियों द्वारा शोषण के कारण। पूंजीपतियों द्वारा, यानी कि जो उद्योगपति हैं, जो मशीन संचालक हैं, उनके द्वारा जब शोषण होने लगा, फैक्ट्रियों के मालिकों के द्वारा जब शोषण होने लगा, तो शोषण के कारण ही बाबू मजदूरों ने वर्ग संघर्ष करना शुरू कर दिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 196 का। अगला प्रश्न है मुन्ना, फैक्ट्री प्रणाली के कारण गृह उद्योगों के मालिकों का क्या हश्र हुआ। फैक्ट्री प्रणाली के कारण गृह उद्योगों के मालिकों का जो हश्र हुआ था वो बहुत ही खराब हुआ था। वे सभी मजदूर बन चुके थे। ठीक है, कुटीर और गृह उद्योग में काम करने वाले जो मालिक थे, जो व्यापारी थे, वो बाबू अब औद्योगिकरण के आ जाने के बाद, औद्योगिकरण के कारण मशीनों का निर्माण हो जाने के बाद वो बाबू क्या करते थे कि फैक्ट्री और कारखानों में जाकर मजदूरों के भांति वो अपना जीवन यापन करते थे। और जिनके पास भूमि था, जिनके पास अपना जमीन था, वो क्या करते थे कि खेत में जाकर अपना जीवन यापन करते थे। इस प्रकार से बाबू उनकी जो जीवन थी वो चलती थी, जीवन की गतिविधि संचालित होती थी। तो राइट आंसर हमारा 197 का होगा बाबू, हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उस समय इंग्लैंड के कानून किसके पक्ष में थे बाबू। उस समय औद्योगिकरण के समय, जब इंग्लैंड में, जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण का शुरुआत हुआ था, औद्योगिकरण की क्रिया जब चरमोत्कर्ष पर थी, तो उस समय बाबू इंग्लैंड ब्रिटेन के जो कानून थे वो किसके पक्ष में थे। तो याद रखेंगे बाबू, व्यापारियों के, पूंजीपतियों के ना, मिल मालिकों के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसके पास पैसा होगा कानून भी उसी के पक्ष में होगा, इसीलिए कहा जाता है अंधा कानून। क्या कहा जाता है? अंधा कानून। की चलती है, जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास बाबू उसका रुतबा है, उसी के और क्या होता है, उसी के और बाबू लोग झुकते हैं और उसी के पक्ष में लोग बात करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी सच्चाई का जमाना नहीं रहा, यहाँ पर बिल्कुल भी सत्य का न्याय नहीं रहा। यहाँ पर जो भी न्याय हो रहा है वो असत्य का हो रहा है, यानी कि जो कमजोर हैं, जो पैसों से मजबूर हैं, जो शरीर से मजबूर हैं, जो अपने परिवार से मजबूर हैं, उन्हें दबा दिया जाता है, उन्हें बिल्कुल भी न्याय नहीं मिलता, उन्हें न्याय से वंचित कर दिया जाता है। जो अनपढ़ है, अशिक्षित है, उन्हें बिल्कुल भी न्याय नहीं मिल पाता है, क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता होता ही नहीं है। और जब उन्हें अधिकारों के बारे में जब वो पता चल भी जाता है तो गरीबी के कारण, पैसों के कारण वो अपने
न्याय को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि न्याय प्राप्त करने के लिए बाबू न्यायाधीश चाहिए, और न्यायाधीश के लिए क्या करना होगा बाबू, न्यायाधीश के लिए वकील को पकड़ना होगा, और वकील क्या करते हैं, बहुत ही महंगा महंगा बाबू वो चार्ज करते हैं। तो वकीलों का पैसा कैसे मिलेगा बताइए, नहीं मिल सकता है। जो सच्चा वकील होगा, जो सत्य पर चलने वाला वकील होगा, जो ईमानदारी से काम करता होगा, वो बाबू अमीरी और गरीबी को देखकर नहीं काम करेगा। ये नहीं देखेगा कि अमीर वर्ग का लोग है, अमीर वाला हमको पैसा दे रहा है बहुत ही मोटा, तो हम क्या करें कि गरीब को दबा दे, उसे हम उसका न्याय ना दिवाएं। तो ऐसा नहीं, जो भी सत्यवादी वकील होते हैं वो क्या करते हैं कि बाबू वो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। अगर गरीब व्यक्ति सही है, अमीर व्यक्ति गलत है, तो वो क्या करेगा, अमीर व्यक्ति का समर्थन नहीं करेगा, गरीब व्यक्ति का ही वो समर्थन करेगा। ठीक है, बिना पैसे का वो क्या करेगा कि उसके लिए वो केस लड़ेगा। बहुत सारे दोस्तों हमारे भारत देश में ऐसे वकील हैं, बहुत सारे हमारे भारत देश में ऐसे बाबू पुलिस वाले हैं जो कि गरीबों की मदद करते हैं, उनकी परिस्थितियों को समझते हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए अपना पूरा जी जान लगा देते हैं। तभी जाकर हमारा ये भारत देश बाबू ऐसे पुरुषों के कारण, ऐसे महापुरुषों के कारण, ऐसे देवता तो लोगों के कारण हमारा जो भारत देश है वो आज टिका हुआ है। तो याद रखेंगे आप लोग बाबू, ठीक ना, जो मैं आप लोगों को समझाया। अगला प्रश्न है, मजदूर अपने पुराने गृह उद्योग की ओर क्यों नहीं लौट सकते थे? क्योंकि कुटीर और गृह उद्योग बिल्कुल भी गांव में टिक नहीं सकता था। अगर वे उद्योग बाबू चलते भी थे तो बहुत ही कम उन्हें मूल्य प्राप्त होते थे, उन्हें आय बहुत ही कम मिलता था। ठीक है, आय कम प्राप्त होता था। मशीनों और कलपुर्जों के आगे गृह उद्योग टिक नहीं सकता था। तो सही आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर सी होगा, यही होगा ना करेक्ट आंसर। चलिए आइए बाबू अगले सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है, नए कारखानों के प्रति मजदूरों की भावना क्या थी? नए कारखानों के प्रति मजदूरों की जो भावना थी वो थी दुश्मनी की। ठीक है, जो बाबू कारखाने थे, जो फैक्ट्रियां थी, वो मजदूरों के दुश्मन थे। इनके आने से ही व्यापारी मजदूर बन गए थे। मालिक, कुटीर और गृह उद्योग से जुड़े हुए जो मालिक थे वो बाबू मजदूर बन चुके थे। उनके जीवन बाबू नर्क के समान हो चुका था, उनका जीवन बाबू नर्क जैसा बन चुका था। तो इसीलिए जो भी कुटीर और गृह उद्योग से जुड़े हुए व्यापारी थे वे लोग बाबू कारखाने और फैक्ट्रियों को अपना दुश्मन मानते थे, मशीनों को अपना दुश्मन मानते थे। ठीक है, तो सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। आइए बाबू अगले सवाल पर आते हैं। कहा गया है, बेरोजगार कारीगरों ने क्या करना शुरू कर दिया? बताइए तो, जो कारीगर बेरोजगार थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? तो मैंने बताया बाबू आप लोगों को, जो कारीगर बेरोजगार थे उन्होंने खेती करनी शुरू कर दी थी। तो दोस्तों एक का राइट आंसर हमारा हो जाएगा मुन्ना ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। बेरोजगार कारीगरों ने क्या करना शुरू कर दिया? मशीनों को तोड़ने लग गए। यहाँ पर आप लोग इसको सेलेक्ट कर लीजिए, मशीनों को तोड़ने लगे ना। जो बेरोजगार कारीगर थे ना, देखिए जो कारीगर बेरोजगार थे, जिनको बिल्कुल भी फैक्ट्री और कारखानों में नौकरी नहीं मिलती थी, ऐसा नहीं है बाबू कि जितने भी मजदूर होते थे, जितने भी बाबू शिल्पकार, वस्तुकार, जो भी कुटीर उद्योग से संबंधित जो लोग थे, कुटीर उद्योग से जुड़े हुए जो भी लोग थे, उन सभी लोगों को शहरों में नौकरी मिल ही जाता था। मिल फैक्ट्री और कारखानों में उनकी नौकरी लग ही जाती थी, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। बहुत सारे ऐसे मजदूर थे बाबू जिनको नौकरी नहीं मिलती थी और वे हताश और निराश होकर अपने गांव लौटते थे, क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती थी। ठीक है, अगर नौकरी मुश्किल से मिल जाती भी थी तो बहुत ही बाबू इनकम उनका कम होता था, और जो समय होता था काम करने का वो बहुत ही ज़्यादा होता था। तो बहुत सारे ऐसे बाबू मजदूर थे, बहुत सारे ऐसे मजदूर थे जिनको बिल्कुल भी रोजगार नहीं मिल पाया था। तो रोजगार ना मिल पाने के कारण जो बेरोजगार कारीगर थे उन्होंने मशीनों को तोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने चौराहे पर लाकर मशीनों को जलाना शुरू कर दिया, ताकि बाबू उनका पुकार जो है, उनकी जो आवाज़ है वो सरकार सुन सके, उन्हें रोजगार मिल सके। ठीक है, तो याद रखेंगे 201 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 202 नंबर के सवाल में कहा गया है, यूरोप की ऊन काटने वाली महिलाओं ने क्या किया? तो बाबू याद रखेंगे आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मशीनों पर प्रहार किया। जो यूरोप की ऊन काटने वाली महिलाएं थी उन्होंने भी मशीनों पर बाबू घात किया था, मशीनों पर प्रहार किया था। यानी कि मशीनों को तोड़ने के लिए पुरुषों के साथ साथ बाबू यूरोप के महिलाओं ने भी भाग लिया था। ठीक है, बढ़ चढ़कर भाग लिया था, बच्चों ने भी भाग लिया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ताकि उन्हें न्याय मिल सके, उन्हें भी रोजगार मिल सके, और ऐसा रोजगार मिले ताकि बाबू वो अपना गुजारा करने के साथ साथ अपने परिवार का भी गुजारा खुशी पूर्वक कर सके। ठीक है, संतुष्ट रूप से कर सकें।
अगला सवाल है, कई जगह मजदूरों ने मशीनों के साथ क्या किया? तो बाबू जला दिया चौराहे पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ना, चौराहे पर जला दिया था। अगले नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं मुन्ना। इसमें कहा गया है चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1820, 1838, 1845 या 1850 में। कब हुआ था? तो सही आंसर होगा मुन्ना हमारा 1838 में। 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो याद रखेंगे बाबू, ऑप्शन नंबर बी आपका 204 का राइट आंसर होगा। 205 नंबर सवाल है मुन्ना, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? तो सही आंसर हमारा 205 का हो जाएगा बाबू इंग्लैंड। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हो सकता है आप सभी को पता भी होगा। अगला सवाल है, चार्टिस्ट आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? चार्टिस्ट आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जो थे वो थे मजदूर दल के लोग, यानी कि मजदूर वर्ग वाले लोग। तो सही आंसर बाबू हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ए नहीं होगा, चार्टिस्ट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व करने वाले जो हैं उनका नाम बताना है। तो बाबू वो है लंदन श्रमिक संघ ना, लंदन श्रमिक संघ। 206 का राइट आंसर मुन्ना हमारा होगा लंदन श्रमिक संघ। लंदन श्रमिक संघ के नेतृत्व में ही चार्टिस्ट आंदोलन सन 1838 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 207 नंबर सवाल में कहा गया है, किस वर्ष में इंग्लैंड के सभी वयस्क स्त्री पुरुषों को मताधिकार मिला, यानी कि वोट देने का अधिकार मिला? तो मुन्ना याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1918। सन 1918 ईस्वी में इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के सभी वयस्क स्त्री पुरुष को मताधिकार मिला था, वोट देने का अधिकार मिला था। अगला सवाल है 208 नंबर में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसकी सरकार बनी? बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसकी सरकार बनी थी? तो सही आंसर 208 का हमारा हो जाएगा मुन्ना यहाँ पर मजदूर दल की। ठीक है, मजदूर दल के समर्थन में सरकार बनी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि उस सरकार को मजदूरों ने बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में श्रमिक वर्ग का आरंभिक काल कब से माना जाता है? तो सही आंसर 209 का हमारा हो जाएगा बाबू 1850 ईस्वी से ना। 1850 ईस्वी से ही भारत में श्रमिक वर्ग का आरंभिक काल यानी कि शुरू वाला जो काल है वो माना जाता है। तो सही आंसर 1850 होगा ना। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है, भारत में मजदूरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो याद रखेंगे, कम मजदूरी और लंबे कार्य घंटे का। किसका? कम मजदूरी और लंबे कार्य घंटे का बाबू सामना करना पड़ा था। तो 210 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 211 नंबर के सवाल पर आते हैं बाबू। इसमें कहा गया है, बच्चों और महिलाओं से संबंधित प्रमुख समस्या क्या थी? बच्चों और महिलाओं से संबंधित जो प्रमुख समस्या थी वो थी उन्हें कम मजदूरी नहीं दिया जाना। बाबू बच्चों और महिलाओं को जो मजदूरी दिया जाता था वो पर्याप्त दिया जाता था, बिल्कुल भी कम नहीं दिया जाता था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ना। 212 नंबर के सवाल पर आते हैं। देखिए, इसमें आप लोगों से कहा गया है, किस विदेशी उद्योगपति वर्ग ने भारतीय मजदूरों की स्थिति सुधारने की मांग की? तो याद रखेंगे, लंकाशायर के मिल मालिक ने। ठीक है, लंकाशायर कहाँ पर है? तो ब्रिटेन में है। याद रखेंगे, ब्रिटेन में ही बाबू लंकाशायर वाला एक के क्षेत्र है, एक के बाबू शहर है। और लंकाशायर के मिल मालिकों ने ही, उद्योगपतियों ने ही भारतीय मजदूरों की स्थिति सुधारने की मांग की। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किससे मांग की? तो ब्रिटिश सरकार से। ठीक है, अगला प्रश्न है बाबू, लंकाशायर के मिल मालिकों को किस बात का डर था? लंकाशायर के मिल मालिकों को इस बात का डर था कि भारतीय उद्योग उनके प्रतिद्वंदी बन सकते थे, यानी कि उनके कंपटीशन में आ सकते थे, उनका कॉम्पिटिटर बन सकते हैं। तो इसीलिए बाबू जो लंकाशायर के मिल मालिक थे उन्होंने भारतीय मजदूरों का समर्थन करना शुरू कर दिया था। तो राइट आंसर मुन्ना हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत देश में बताना है बाबू ना। भारत देश में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? बताइए। तो यहां पर सही आंसर 214 का हमारा होगा 1881।
1881 ईस्वी में भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था ना। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है फैक्ट्री एक्ट किसकी मांग पर बनाया गया, बताइए। फैक्ट्री एक्ट किसकी मांग पर बनाया गया, तो लंका शहर के मिल मालिकों की मांग पर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है 1881 के फैक्ट्री एक्ट के अनुसार किस आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने से रोका गया, तो याद रखेंगे 7 वर्ष से कम ना, 7 वर्ष से कम। 1881 के फैक्ट्री एक्ट के अनुसार 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने से रोका गया। तो सही आंसर 216 का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है बाबू 217 नंबर। इसमें पूछा गया है 1882 से 1890 के बीच कितनी हड़तालें दर्ज की गई, तो याद रखेंगे बाबू 25। कितनी? 25 हड़तालें दर्ज की गई थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये सभी हड़तालें मजदूर वर्ग के लोगों से ही संबंधित थी। तो हमारा बाबू सही आंसर 217 का ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना है वो हुआ था 1920 ईस्वी में। कब? 1920 ईस्वी में, याद रखेंगे ना। अगले सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है AITUC के पहले अध्यक्ष कौन थे, बताइए तो बाबू। AITUC के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय थे ना। ऑप्शन नंबर बाबू सी 219 का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले सवाल पर आते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें बोला गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ यानी कि ILO का गठन कब हुआ। 1919 में, 1920 में, 1921 में या फिर 1922 में। तो बाबू देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1920 में ना। 1920 आप सभी याद रखेंगे बाबू, 1920 में गठन हुआ था। तो राइट आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पर आते हैं 221 नंबर के सवाल पर। इसमें बोला गया है बाबू आप लोगों से मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ, बताइए तो। मजदूर संघ अधिनियम पारित कब हुआ था, तो सही आंसर बाबू हमारा 221 के यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1927 से। 1927 में हुआ था, नहीं 1927 नहीं, 1926 में हुआ था। 1926 में बाबू, 1926 में हुआ था ना, 1926 याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बाबू हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 221 का। आइए 222 नंबर के सवाल पर आते हैं। कहा गया है 1929 की आर्थिक मंदी के समय क्या नहीं रोका जा सका, तो याद रखेंगे बाबू यहाँ पर मजदूरी गिरना और छंटनी, ये नहीं रोका जा चुका था ना, यही नहीं रोका जा सका था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1929 की आर्थिक मंदी में। सारे आपके चैप्टर से ही क्वेश्चन आए हैं ना। अगला प्रश्न है बाबू किस विचारधारा का प्रभाव राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ा, तो याद रखेंगे साम्यवाद। साम्यवाद विचारधारा का प्रभाव ही राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ा था, जो कि रूस की क्रांति से आई थी। रूस के जो मजदूर थे उन्होंने जब क्रांति किया था तो वहीं की बाबू लहर भारत देश में आई थी साम्यवाद को लेकर, साम्यवाद की लहर लेकर। तो सही आंसर 223 का मुन्ना हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 224 नंबर सवाल में आप लोगों से कहा गया है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मजदूरों ने किस मुद्दे पर हड़ताल की, बताइए तो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मजदूरों ने किस मुद्दे पर हड़ताल किया था, तो याद रखेंगे महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता, ठीक है, महंगाई भत्ता मुद्दे पर उन्होंने हड़ताल किया था। तो 224 का सही आंसर हमारा बाबू होगा महंगाई भत्ता, ऑप्शन नंबर सी। 225 नंबर सवाल है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में मजदूरों ने किसका विरोध किया, तो मिल मालिकों का। किसका? मिल मालिकों का। 225 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मिल मालिक क्या खेती करेगा जी, गलती बता रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन है ना, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में मजदूरों ने किसका विरोध किया, तो अंग्रेजों का। सही आंसर बाबू होगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजों का। किसका? अंग्रेजों का ना, मिल मालिकों का नहीं, अंग्रेजों का। अगला सवाल है बाबू औद्योगिकरण नहीं है, औद्योगिक है ना। औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों की मांगों को किसके साथ जोड़ा गया, तो याद रखेंगे बाबू उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के साथ। 226 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों की मांगों को जोड़ा गया था, ताकि
बाबू हमारे भारत देश के जो भी स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले जो क्रांतिकारी हो वो काफ़ी बढ़ सके, उनमें काफ़ी घनिष्ठता हो सके और वे आंदोलन के लिए अपने जो सेना है, अपना जो विस्तार है वो उसे फैला सके। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 226 का। यहाँ पर कहा गया है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मजदूरों की क्या आशा थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मजदूरों की यह आशा थी कि उन्हें बाबू नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, उन्हें नौकरी मिल जाएगी और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। तो 227 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नौकरी मिल जाएगी तो आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, तो आर्थिक स्थिति वाला लेंगे ना, आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। तो सही आंसर मुन्ना हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 228 नंबर के सवाल में कहा गया है स्वतंत्रता के बाद भारत में कौन सी समस्या बढ़ गई। तो बेरोजगारी का ना, 228 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। बेरोजगारी की जो समस्या है बाबू स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता हमारा भारत देश जब स्वतंत्र हुआ था तो बाबू भारत देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद ये जो समस्या है वो बढ़ गई थी। किसकी? तो बेरोजगारी की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 229 नंबर के सवाल में। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मजदूर संगठन नहीं है। तो इन चारों में से कौन मजदूर संगठन नहीं है जी? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर संघ, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस या फिर भारतीय मजदूर संघ। तो 20 का राइट आंसर 20 कह रहे हैं, 229 का बाबू हमारा सही आंसर होगा भारतीय मजदूर संघ। कौन? भारतीय मजदूर संघ। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो सही आंसर बाबू 230 का हमारा हो जाएगा 1948। सन 1948 ईस्वी में ही पारित किया गया था। तो राइट आंसर बाबू आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ना ऑप्शन नंबर बी। 231 नंबर के सवाल में आते हैं। 231 नंबर सवाल है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था। मजदूरों की मजदूरी को सीमित करना, मजदूरों की मजदूरी को सीमित करना। 231 का राइट आंसर बाबू हमारा हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्वेश्चन में है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मजदूरों की संख्या बढ़ाना, मजदूरों की मजदूरी को सीमित करना ही नहीं, मजदूरों का शोषण करना, मजदूरों का शोषण करना बिल्कुल शामिल होगा। तो राइट आंसर बाबू हमारा 231 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ना। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है किस पंचवर्षीय योजना में मजदूरी बोर्ड की स्थापना की गई थी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो बाबू 232 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा तृतीय योजना में ही, तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही मजदूरी बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो सही आंसर बाबू हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? तो ऑप्शन नंबर 232 का हो जाएगा हमारा सी ना, याद रखेंगे। चलिए 233 नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है मजदूरों की स्थिति में सुधार हेतु राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई थी। मजदूरों की स्थिति में सुधार हेतु राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर 233 का होगा मुन्ना 1962। सन 1962 ईस्वी में स्थापना हुई थी मजदूरों की स्थिति में सुधार हेतु। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा 1917 हम लिख दिए, 1962 ना जी, एक सेकेंड बाबू, 1962, हाँ ठीक है। चलिए 233 हो ही गया। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पर बाबू। थोड़ा सा रुक जाइए बाबू, थोड़ा सा आवाज़ नहीं पकड़ रहा था, ठीक ना, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। आवाज़ नहीं पकड़ रहा था, माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, अब हो सकता है आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा बाबू ना, सुनाई अब दे रहा होगा आप लोगों को। तो
यहाँ पर हमने 233 प्रश्न तक कंप्लीट कर लिया था ना, 233 तक हमने आप लोगों को बता दिया था। यहाँ पर 1962 करेक्ट आंसर होगा। मैंने बताया था कि 1962 में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना मजदूरों की स्थिति में सुधार हेतु हुई थी। तो ये मैंने बताया आप लोगों को, ये वाला 234, ये वाला शायद नहीं बताया। आइए समझते हैं। कहा गया है बाबू, महात्मा गांधी के अनुसार लघु एवं कुटीर उद्योग किसके अनुकूल है? तो याद रखेंगे बाबू, भारतीय सामाजिक दशा के ना, भारतीय सामाजिक दशा के अनुकूल कौन है? तो लघु एवं कुटीर उद्योग किसके अनुसार? तो महात्मा गांधी के अनुसार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, लघु एवं कुटीर उद्योग हमारे भारत के बाबू क्या है? भारत के पहचान है, भारत देश की पहचान है। ठीक है, भारत देश के संस्कृति को क्या करते हैं बाबू? यह प्रकट करते हैं। ठीक है, और साथ ही विभिन्न वर्ग के जो लोग होते हैं, विभिन्न धर्म के जो लोग होते हैं, उनमें दोस्तों वो जोड़ने का प्रयत्न करता है, एक दूसरे के साथ एक रिश्ता बनाने का दोस्तों यह एक स्वरूप प्रकट करता है, एक साधन दोस्तों वो प्रकट करता है। चलिए यहाँ पर आगे हम लोग चलते हैं। कहा गया है कुटीर उद्योगों का प्रमुख लाभ क्या है? कुटीर उद्योगों का प्रमुख लाभ यह है कि इसका जो उत्पादन होता है वो बड़े पैमाने पर होता है। 235 का राइट आंसर बाबू हमारा होगा। बड़ा पैमाना पर तो बाबू औद्योगिकरण से भी हो सकता है वस्तुओं का। रोजगार सृजन, रोजगार सृजन ये होगा, वो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। कुटीर उद्योगों का प्रमुख लाभ क्या है? तो रोजगार सृजन, रोजगार मिलता है, मजदूर कम और व्यापारी ज्यादा होते हैं। किसमें? तो कुटीर उद्योगों में। अरे भाई जिसके पास छोटा भी व्यापार है, छोटा भी, मानते हो पान चला रहा है, पान का गुमटी हो उसके पास, ठीक है, वो पान बेच रहा है, मान कर चलते बाबू कोई बाल काटता है, ठीक है, उसके पास नहीं खुद का व्यापार, वो नौकर नहीं है, वो व्यापारी है, ठीक है, वो बिजनेसमैन है, खुद का उसके पास बिजनेस है, लेकिन मजदूर नहीं है। अगर जिस देश में मजदूरों की संख्या कम, व्यापारियों की संख्या अगर दोस्तों, मजदूरों की संख्या अगर ज्यादा और व्यापारियों की संख्या अगर कम होगी, वो देश कभी भी विकसित नहीं कर सकता, उस देश की आर्थिक व्यवस्था कभी भी सुधर नहीं सकती है, कभी भी दोस्तों वो देश समृद्ध नहीं हो सकता है। समृद्ध वही देश हो सकता है जिस देश के हर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा, स्वाभिमानी होगा, जिसके पास खुद का अपना बिजनेस होगा, वही क्या कर सकता है? अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सकता है, अपने देश के बाबू अर्थव्यवस्था में काफी सुधार ला सकता है। तो देखिए यहाँ पर कुटीर उद्योग के कारण क्या होता था कि मजदूर बहुत ही कम संख्या में होते थे, क्योंकि इन मजदूरों के पास अपना अपना व्यापार होता था। कि बाबू आप सभी को पता है कि कुटीर और गृह उद्योग से जुड़े हुए जो व्यापारी थे, ये व्यापारी ही औद्योगिकरण के आ जाने के बाद, मशीनों का निर्माण हो जाने के बाद मजदूर बन चुके थे। तो बाबू जब कुटीर और गृह उद्योग था तो उस समय बिल्कुल भी ज्यादा मजदूर हमारे भारत देश में नहीं बने थे। ठीक है, तो याद रखेंगे कुटीर उद्योगों से रोजगार का सृजन होता है, चाहे वो रोजगार बाबू, चाहे वो उद्योग छोटा ही क्यों ना हो, रोजगार मिलता है, खुद का रोजगार मिलता है। ठीक है, मन किया तो हम 5 घंटा भी काम करेंगे, नहीं मन किया तो हम नहीं भी करेंगे, 2 दिन हम बंद भी कर देंगे, वो मेरे ऊपर है। ठीक है, हम किसी का अधीन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी का अधीन काम करते हैं, किसी का मजदूरी करते हैं, तो बाबू आपको उसके अधीन रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मजबूरी है। ठीक है, आप उसके पास क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं। अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन के समय किस उद्योग की अग्रणी भूमिका रही? तो याद रखेंगे बाबू यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग। 236 का राइट आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर सी होगा। 237 नंबर सवाल में कहा गया है कुटीर उद्योग किस क्षेत्र में अधिक विकसित हुए हैं? तो याद रखेंगे गांव एवं कस्बों में। हालांकि बाबू शहर में औद्योगिकरण के कारण मशीनों का निर्माण हो जाने से बाबू वहां पर कुटीर उद्योग फल फूल नहीं पाए थे। हालांकि शहरों में मशीन आ जाने से बाबू जो भी छोटे मोटे उद्योग थे वो बंद हो चुके थे, लेकिन ये उद्योग गाँवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में फल फूल रहे थे। ये उद्योग गाँवों में संचालित हो रहे थे, क्योंकि गाँव के जो लोग होते थे, गाँव के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते थे, वो कुटीर उद्योग में बनने वाले वस्तुओं को खरीदते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उद्योग बिल्कुल भी बंद नहीं थे। आज भी हमारे ऐसे गांव है भारत देश में जहां पर कुटीर एवं गृह उद्योग से संबंधित वस्तुएं मिलती हैं, और ये उद्योग आज भी फल फूल रहे हैं और हमारे भारत देश के संस्कृति की पहचान को बनाए हुए हैं। ठीक है, तो 237 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। 238 नंबर सवाल है मुन्ना, कुटीर उद्योगों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है? तो याद रखेंगे बाबू उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन। यहाँ पर 238 का सही आंसर होगा उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन। हाँ सही होगा, यही वाला।
कुटीर उद्योगों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है? तो उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन, ठीक है। उपभोक्ता को वस्तुओं का उत्पादन में कहने का मतलब यह हुआ कि जो उपभोक्ता होते हैं, जो ग्राहक होते हैं बाबू, उन्हें वस्तुएं आसानी से मिल जाती हैं और साथ ही बाबू जब वे वस्तुओं खरीदने के लिए पैसे देते हैं तो ये पैसे ही हमारे हमारे देश की समृद्धि में आवश्यक होते हैं और इसको आगे बढ़ाने में बाबू वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ना। अगले सवाल पर आते हैं। दूसरा देश का सामान अगर हमारे भारत देश में बेचाएगा, हमारे भारत देश में उसका अगर सेल होगा और हम उसको खरीदेंगे तो हमारा पैसा कहाँ चला जाएगा? दूसरे देश में। हमारे देश में तो बिल्कुल भी रहेगा नहीं। अगर हम बाबू विदेशी वस्तु को खरीदेंगे, विदेशी कपड़ों को खरीदेंगे, तो हम जो पैसा बाबू देंगे उन कपड़ों को, उन वस्तुओं को खरीदने के लिए, तो हमारा पैसा कहाँ चला जाएगा? हमारा पैसा विदेश ही चला जाएगा, क्योंकि हम विदेशी वस्तु खरीद रहे हैं। विदेशी अगर हम कपड़ा खरीदे, विदेशी हम सामान खरीदे, विदेशी कोई अगर हम बाबू प्रोडक्ट खरीदें तो वो पैसा हमारा विदेश में ही चला जाएगा, हमारे देश के हित के लिए बिल्कुल भी काम में नहीं आएगा। इसलिए अगर आप लोग स्वदेशी वस्तु को खरीदते हैं, अपने देश में उत्पन्न होने वाले अगर आप लोग पदार्थों को खरीदते हैं, तो बाबू वो पैसा आपके देश में रहेगा और देश के हित के लिए काम करेगा। ठीक है, तो देखिए यही था कुटीर उद्योग का उद्देश्य। कुटीर उद्योग में काम करने वाले जो लोग थे और कुटीर उद्योग में उत्पादित होने वाले वस्तुओं को खरीदने वाले जो लोग थे और उस वस्तु के बदले जो पैसे देते थे, वे पैसे हमारे देश के हित के लिए आता था, देश के बाबू सहायक बनता था। अपने समझ से जो भी बन पा रहा है मैं आप लोगों को समझाने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ। अगला सवाल है, औद्योगिकरण के दौर में मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? तो याद रखेंगे बाबू, सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया था। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया था किसने? तो सरकार ने। 239 का राइट आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर सी होगा। 240 नंबर सवाल है, कुटीर उद्योगों के संरक्षण के लिए किसने विशेष बल दिया? तो याद रखेंगे मुन्ना, महात्मा गांधी ने। कुटीर उद्योगों को बचाने के लिए, इसे पनपने के लिए, इसका अस्तित्व खत्म ना हो, इसके अस्तित्व को जागृत करने के लिए बाबू महात्मा गांधी ने विशेष बल दिया था। तो सही आंसर मुन्ना 240 का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, कुटीर उद्योगों की प्रमुख विशेषता क्या है बाबू? तो कुटीर उद्योगों की प्रमुख जो विशेषता है वो यह है कि इससे रोजगार प्राप्त होता है, रोजगार के अवसर हमें प्राप्त होते हैं। तो 241 का सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। आप ठेला पर केला बेचो, वो आपका खुद का उद्योग हो गया, खुद का आपका वो काम हो गया, आप किसी का अधीन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कोई अगर चप्पल जूता भी सी रहा है मोची, तो उसका वो खुद का व्यापार है, वो किसी का अधीन नहीं है। ठीक है, छोटा ही काम कर रहा है लेकिन खुद का कर रहा है, किसी को अधीन नहीं है। 242 नंबर के सवाल में आते हैं बाबू। इसमें कहा गया है, कुटीर उद्योग का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? कुटीर उद्योग का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मैंने बताया ना, कुटीर उद्योग से उत्पादित होने वाले वस्तुओं को आप खरीदें और खरीद के बदले जो भी आप बाबू पैसा दें, वो पैसा हमारे देश के लिए काम करेगा। ठीक है, हमारे देश की समृद्धि के लिए उपयोग में आएगा। तो 242 का सही आंसर होगा सामाजिक और आर्थिक प्रगति में सहायक। सामाजिक और आर्थिक प्रगति में क्या होगा बाबू? सहायक होगा। ठीक है, हमारे समाज के जो लोग होंगे वो लोग भी क्या करेंगे? वो लोग भी प्रोत्साहित होकर, जब उन्हें लाभ होने लगेगा, कुटीर उद्योग में काम करने वाले व्यापारियों को जब लाभ होने लगेगा, तो ये लोग बाबू अपने व्यापार को फैलाने लग जाएंगे और साथ ही साथ बाबू वस्तुओं का उत्पादन भी अधिक मात्रा में करना शुरू कर देंगे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल है, औद्योगिकरण के समय भारत से कौन सी वस्तुएं मुख्य रूप से निर्यात होती थी? तो रुई और सिल्क, याद रखेंगे, रुई और सिल्क के वस्तुएं मुख्य रूप से निर्यात होती थी। कहां से बाबू? तो भारत देश से ना। तो 243 का राइट आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल है, भारत के कुटीर उद्योगों को ब्रिटिश काल में किन कारणों से नुकसान हुआ? तो यहां पर बाबू हमारा सही आंसर होगा, ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का आयात और औद्योगिकरण के कारण। भारत के कुटीर उद्योग को ब्रिटिश काल में किन कारणों से नुकसान हुआ था? तो ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का आयात, ब्रिटिश कहने का मतलब ब्रिटेन में बनने वाली वस्तुओं का हमारे भारत देश में आयात होने से और औद्योगिकरण की क्रिया आने से बाबू कुटीर उद्योगों को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला ना, याद रखेंगे, दोनों हो जाएगा। 245 नंबर सवाल है, कुटीर उद्योग की एक बड़ी विशेषता क्या है?
कुटीर उद्योग की एक बड़ी विशेषता क्या है बाबू, तो इसे कम पूंजी में भी शुरू कर सकते हैं आप। अगर आपके पास कम पूंजी है तो आप इस उद्योग की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है बाबू, एक ठेला लगाने के लिए, एक फल का दुकान लगाने के लिए, ठेला पर एक फल का दुकान लगाने के लिए, या फिर बाबू बाल काटने वाले टूल खरीदने के लिए क्या ही लगेगा आप ही बताइए। कुछ लगेगा? बहुत ही कम बाबू पैसा लगेगा। या फिर रिक्शा चलाने के लिए, ऑटो रिक्शा चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी लगेगा, और उस कम पूंजी में आप अपना व्यापार चला सकते हैं। ठीक है, तो सही आंसर होगा इसे शुरू करने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप सब्जी बेच सकते हैं बैठकर। आप लोग सब्जी मंडी में अगर आप सब्जी, आप लोग कह रहे हैं जो व्यक्ति अगर सब्जी मंडी में जाकर सब्जी बेचेगा तो बाबू उसका वो व्यापार खुद का व्यापार होगा ना। 246 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ब्रिटेन में उच्च वर्ग द्वारा पसंद की जाती थी? तो याद रखेंगे बाबू, प्लास्टिक के सामान नहीं, तसर सिल्क पसंद की जाती थी ना। और तसर सिल्क कैसे बनाए जाते थे? तसर सिल्क बाबू हाथों से बनाए जाते थे। कुटीर उद्योग से संबंधित ये बाबू वस्त्र थे, और इसका कॉपी बिल्कुल भी मशीन नहीं कर सकता था। मशीन से उत्पादित होने वाली वस्तुएं बिल्कुल भी तसर सिल्क वाले वो कपड़ों का कॉपी नहीं कर सकती थी। तो 246 का राइट मुन्ना हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप सभी याद रखेंगे। 247 नंबर के सवाल में कहा गया है, कुटीर उद्योग का ग्रामीण क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा? तो याद रखेंगे बाबू, कुटीर उद्योग का ग्रामीण क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा था? तो सही आंसर होगा यह रोजगार के अवसर पैदा करता था। 247 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। वही क्वेश्चन हमारे घूम फिर कर है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में भारतीय कुटीर उद्योग की वस्तुओं की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ब्रिटेन में भारतीय कुटीर उद्योग की सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो ये थी बाबू कि इनकी मांग उच्च वर्ग के बीच अधिक थी। उच्च वर्ग के जो धनी वर्ग के लोग थे वो ज़्यादा खरीदते थे। ठीक है, तो 248 का हमारा करेक्ट आंसर मुन्ना होगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है, भारतीय कुटीर उद्योग में बेरोजगारी का क्या असर था? भारतीय कुटीर उद्योग में बेरोजगारी का असर था कि इसमें बेरोजगारी का असर सिर्फ महिलाओं पर होता था। 249 का सही आंसर होगा ये वाला ना जी, महिला हो चाहे पुरुष हो सबको रोजगार मिलता था कुटीर उद्योग में। इसमें बेरोजगारी का असर नहीं होता था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेरोजगारी का असर नहीं होता था। कोई लोग बेरोजगार नहीं रहता था, उन लोग अपना रोजगार प्राप्त कर लेते थे। ठीक है, कुटीर उद्योग से। अगला सवाल है, कुटीर उद्योग में किस प्रकार के उत्पाद बनते थे? तो याद रखेंगे हस्त निर्मित वस्त्र, सिल्क, साड़ियाँ आदि बनते थे। तो राइट आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, भारत सरकार ने किस वर्ष में औद्योगिक नीति के द्वारा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया? प्रोत्साहन करने का मतलब इसका बढ़ावा दिया ना। तो 251 का राइट आंसर होगा मुन्ना हमारा 1948। सन 1948 ईस्वी में भारत सरकार ने औद्योगिक नीति के द्वारा कुटीर उद्योग को, गृह उद्योग को प्रोत्साहन दिया था। अगला सवाल है बाबू, सन 1952 से 53 में किस उद्देश्य के लिए 5 बोर्ड बनाए गए थे? तो याद रखेंगे मुन्ना, हथकरघा, सिल्क, खादी, नारियल की जटा और ग्रामीण उद्योग के लिए, उद्योग से जुड़े उद्देश्य के लिए ही 5 बोर्ड बनाए गए थे। तो सही आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर ए 252 का होगा। 253 नंबर सवाल है, औद्योगिक नीति में लघु औद्योगिक नीति में लघु उद्योगों की सीमा कब बढ़ाई गई? तो बाबू 253 का सही आंसर होगा 1980 में। कब? 1980 ईस्वी में, याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, सन 1947 के बाद भारत सरकार के द्वारा कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के साथ क्या प्रतिक्रिया आगे बढ़ी? तो बाबू याद रखेंगे यहाँ पर कृषि की वृद्धि। 254 का सही आंसर हो जाएगा हमारा, कृषि की वृद्धि नहीं, औद्योगिकरण। प्रश्न क्या बोला है, सन 1947 के बाद भारत सरकार के द्वारा कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के साथ क्या प्रक्रिया आगे बढ़ी? तो कुटीर उद्योग बढ़ने के साथ औद्योगिकरण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी थी। कुटीर उद्योग बाबू चल रहा था और उसके साथ साथ औद्योगिकरण की प्रक्रिया भी चल रही थी, वो भी विकसित हो रही थी। ठीक है, तो सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। 255 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी ने कुटीर उद्योग को पुनर्जीवित करने का प्रयास किस आंदोलन के दौरान किया? तो याद रखेंगे असहयोग आंदोलन। और इसलिए बाबू मजदूरों ने असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी का बढ़ चढ़कर साथ दिया था, उनकी मदद की थी। तो 255 का बाबू हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मुन्ना, याद रखेंगे। सबनिया अवज्ञा आंदोलन में भी महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सबनिया अवज्ञा आंदोलन में भी मिल में काम करने वाले जो मजदूर थे उन्होंने उनका समर्थन किया था। जब
महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया था चौरी चौरा कांड में, तो बाबू उन्हें छुड़ाने के लिए जो मिल के मजदूर थे उन्होंने क्या किया था, हड़ताल शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। 256 नंबर सवाल है मुन्ना, महात्मा गांधी ने कुटीर उद्योग को किस उद्देश्य से बढ़ावा दिया? तो बाबू यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। 256 का होगा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। महात्मा गांधी ने कुटीर उद्योग को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार वाले उद्देश्य से ही बढ़ावा दिया था, उसे विकसित करने का प्रयास किया था। तो सही आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर ए होगा। 100 प्रश्न होने वाले हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है मुन्ना, सन 1950 के बाद औद्योगिक दृष्टि से ब्रिटेन का क्या स्थान था? तो बाबू सन 1950 के बाद औद्योगिक दृष्टि से ब्रिटेन का स्थान अमेरिका और जर्मनी से पीछे हो चुका था। पूरे विश्व में औद्योगिकरण के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आने वाला जो ब्रिटेन था वो बाबू हमारे भारत देश से युद्ध के बाद, हमारे भारत देश से युद्ध करने के बाद बाबू वो 1950 के बाद अमेरिका और जर्मनी से भी पीछे हो चुका था। तो राइट आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर सी होगा ना, याद रखेंगे। अगला सवाल है, औद्योगिकरण का क्या प्रभाव था? औद्योगिकरण का प्रभाव यह था कि उसमें उसके कारण राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन आए। तो राइट आंसर बाबू 258 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन आए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत में औद्योगिकरण के दौरान किन उद्योगों का विस्तार होने लगा? तो रासायनिक और बिजली उद्योग का। किसका मुन्ना? रासायनिक और बिजली उद्योग का। भारत में औद्योगिकरण के दौरान रासायनिक और बिजली उद्योग का विस्तार होने लग गया था। तो 259 का करेक्ट आंसर हमारा मुन्ना ऑप्शन नंबर बी होगा। आते हैं लास्ट प्रश्न पर। कहा गया है कुटीर उद्योग को स्वदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और विदेशी वस्त्रों के विरोध में किसने पुनर्जीवित किया? बताइए बाबू, कुटीर उद्योग को स्वदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और विदेशी वस्त्रों के विरोध में किसने पुनर्जीवित किया? आपको उस महापुरुष का नाम बताना है जिन्होंने कुटीर उद्योग को स्वदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और विदेशी वस्तुओं के विरोध में पुनर्जीवित किया। तो महात्मा गांधी होंगे। 260 का राइट आंसर महात्मा गांधी, ठीक है। तो इसीलिए भारत देश में महात्मा गांधी को बहुत ही सम्मान दिया जाता है, बहुत ही उन्हें आदर से बाबू पुकारा जाता है, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को 100 प्रश्न अर्थव्यवस्था एवं आजीविका से जुड़े वाले चैप्टर से बता चुका है। तो बाबू अब आप लोगों का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका, पार्ट 1 पार्ट 2 और इस पार्ट 3 वाले वीडियो से। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने बेल आइकन के साथ अभी तक बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग बेल आइकन के साथ इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।